बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नज़ीर, मुल्क की मईशत बिलखसूस IMF के साथ नए कर्जा प्रोग्राम, फिर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs की मुआहदात और कैपेसिटी पेमेंट समेत दीगर मामला सियासी और सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के दरमियान इस सिलसिले में मुज़ाकरात भी जारी हैं। आपके इल्म है कि जमात इस्लामी धरना दिए हुए है। रावलपिंडी जो इस्लामाबाद का जुड़वां शहर है वहाँ पर वो मौजूद हैं और उनका इसरार ये है कि IPPs के हवाले से जो कैपेसिटी पेमेंट बिजली के ज़्यादा बिलों की सूरत में अदा करनी पड़ती है, फिर जो टैक्सेस का इंसिडेंस है, इसको कम किया जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत की जो 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम है, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब की सरबराही में, उनसे इनका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि हुकूमत के पास कितना ब्रीदिंग स्पेस है या क्या वो फाइनेंशियल स्पेस है जिसमें रिलीफ दिया जा सकता है इन नुकात के हवाले से। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें और पेशरफ्त भी आज डेवलपमेंट सामने आई। फिच जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको C+ कर दिया गया है और इस रेटिंग में बेहतरी की बड़ी वजह IMF के साथ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कामयाबी से मुकम्मल किया और उसके बाद नए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इसका खैर मकदम किया गया। उन्होंने कहा कि फिच जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उनकी जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी इस बात की खमाजी है कि मुआशी सिमत बेहतरी में आगे बढ़ रही है, बेहतरी के साथ आगे बढ़ रही है। जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने भी आज गुफ्तगू करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जहां इन्फ्लेशन में कमी आई है 38 से 12%, वहीं अब कोशिश होगी कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जाए, वही वे फॉरवर्ड है। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो मुल्क की मुआशी मामलात और इससे जुड़ी सियासत बिलखसूस IPPs के हवाले से उस पर मरकूज करेंगे। लेकिन इब्तदाई में ये भी बताते चलें कि आज इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है गवादर में, जहाँ पर पुरतशद्दद मुजाहिरीन ने जो सिक्योरिटी पे मामूर फोर्सेस थी उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में ISPR के मुताबिक 30 साल सिपाही शबीर बलोच साहब ने जाम शहादत नोश किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा कि इन बिलाश्तियाल हमलों में एक ऑफिसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और ताहम ISPR की जानिब से कहा गया कि ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं और इन किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 अलग ऑपरेशंस किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, DI खान, मोमन और इसके साथ शुमाली वज़ीरिस्तान में, और इस नतीजे में 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल इब्रार हुसैन साहब ने भी जहां में शहादत नोश किया है। तो इन नुकात, एक तो उन लोगों को खराज तहसीन, इन नुकात के साथ प्रोग्राम में जो मौजूद मेहमान हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, आप मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, माहिर मईशत हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है शहबाज राना साहब ने टेलीफोन लाइन पर, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट और इक़्तिसादी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब ने वेरी रिनाउंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आपका बहुत शुक्रिया। और चंद ही लम्हों में फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। इन तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाज़त से डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो स्टार्ट विद सर, फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में एक दर्जा जो है वो बुलंदी की है और साथ में आज शरह सूद में भी 1% कमी आई है, यानी कि पॉलिसी रेट 1% आज कम किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना ने इन्हें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स करार दिया है। आप एज एन इकोनॉमिस्ट किस तरह देखते हैं फिच का? वैसे तो हमने उनकी पॉलिटिकल रेटिंग्स ही पिछले दिनों देखी थी, इस दफ़ा क्रेडिट रेटिंग जो उनका असल जो है मेरे ख्याल में काम और हदफ है, उस हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस पर बेहतरी दिखाई गई है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? इसको किस तरह लेना चाहिए? जी, इसको हम सिम के हवाले से देख सकते हैं। कुछ अर्सा पहले CCC- थी हमारी रेटिंग, फिर वो CCC आ गई और अब CCC+ है। अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड से बहुत नीचे है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें नजर आती है। उसमें फायदा ये हो सकता है कि जब पाकिस्तान आलमी मार्केट में कर्जा लेने के लिए जाएगा तो उसकी जो शरह सूद है उसमें कुछ मार्जिनल सी कमी आपको नजर आएगी, यानी कि हमारे ऊपर जो शरह सूद का बोझ पड़ना होगा वो कम होगा। वो इतना नहीं होगा जितना CCC पे या CCC- पे होता है।
तो जी मार्जिनल सी इम्प्रूवमेंट है। इसको आप सिम्ट कह सकते हैं कि पॉजिटिव सिम्ट है, लेकिन इसका कोई मटीरियल इम्पैक्ट जो है वो कोई, मैं समझता हूँ, उतना ज्यादा नहीं होगा। ओके अब आ जाए जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का। जी मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी रियासती इदारे को कोई कोई रियासती इदारा तमगे का मुस्तहिक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक जरूर है। देखिए, कोई भी जो सेंट्रल बैंक है, उसका जो अवलीन तरजीह होती है वो महंगाई कंट्रोल करने में होती है। जी और अभी आपने बताया कि 38% थी मई 2023 में, कोई साल भर हुआ है, और अब वो गिरती गिरती कहीं 12.5% पे पहुंच गई है। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के ऊपर बड़ा प्रेशर था, हुकूमत का प्रेशर था, बिजनेस कम्युनिटी का प्रेशर था कि पॉलिसी रेट को नीचे लाए। लेकिन उसने उस प्रेशर को बर्दाश्त किया और धीरे धीरे वो पॉलिसी रेट नीचे ला रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा कि महंगाई का जो दौर था, जो महंगाई का घोड़ा था, जो महंगाई का जिन था, उसमें उसकी ताकत में बहुत कमी आई। हम्म अब सबसे बड़ा फायदा तो हुकूमत पाकिस्तान को खुद होगा। जी 10,000 अरब का जो हमने मुख्तस की है बजट के अंदर सूद की मद में, उसमें मेरा ख्याल ये है कि तो तकरीबन 500 अरब रुपए की कमी नजर आएगी इस 1%, 1% जो कमी आई है पॉलिसी रेट के हवाले से। ठीक है जो बिजनेस है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने बैंकों से उधार ले रखा है, उनको तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा, जिसका मतलब यह है कि उनकी आमदन बढ़ जाएगी, उनके ऊपर सूद का बोझ कम होगा, जिसके नतीजे में वो एक्सपेंशन कर पाएंगे, जिसके नतीजे में वो रोजगार की जो मौके हैं उनमें इजाफा कर पाएंगे। ठीक है सर। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस हवाले से ज़रूर ऐड कीजिएगा, अपना व्यू दीजिएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की तो आपने राय सुन ली। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, आप मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि चाइना का विजिट भी उन्होंने किया है, साथ में IPPs के हवाले से ज़ाहिर बात है कैपेसिटी पेमेंट की बात हो रही है, मुआहदात जो किए हैं उस पर नज़रसानी की बात हो रही है, जो दरामदी कोयल है उसकी जगह मुकामी कोयले से बिजली पैदा करने के हवाले से भी बात की गई। आपने क्या उसमें व्यू लिया जो उनका विजिट था चाइना का? और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि IMF के नए मुआहदे में जाने के साथ साथ हमें 12 अरब डॉलर की प्रोफाइलिंग करनी होगी जो पाकिस्तान ने अदायगियां करनी हैं। तो शहबाज, इस हवाले से आप जरा बताइएगा, क्या असेसमेंट है आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब आपका। एक तो मैं पहले थोड़ा सा कमेंट करूंगा, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव की है, और मैं बाय एंड लार्ज जो फारूक सलीम साहब ने बोला उससे मैं एग्री करता हूँ कि ये आपको आउटलुक तो ऐसा आपको बता रहा है कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, इसका कोई मटीरियल बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं होने जा रहा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मुबारकबादी एक्सचेंज हो रही है, अभी मुबारकबाद का वक्त नहीं आया। ठीक। हम CCC पॉजिटिव है, विच मीन्स के अभी भी सिर्फ रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को आउटलुक असाइन नहीं किया। और जो CCC रेटिंग होती है, इसको आम जुबान में आप कह सकते हैं कि ये जंक रेटिंग है। इसके ऊपर आप अपने इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट नहीं कर सकते, कर्जा नहीं ले सकते। लेने जाएंगे तो इतनी ज्यादा शरह सूद होगी कि आपके लिए पॉलिटिकली वो फैसला अफोर्डेबल नहीं होगा और इकोनॉमिकली भी अफोर्डेबल नहीं होगा। नो, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर चाइनाज विजिट, जी देखिए इसमें एक तो अच्छी चीज कल ये थी कि वजीर खजाना साहब ने आए और आके उनकी जो पहली एंगेजमेंट थी, उन्होंने मीडिया के थ्रू लोगों को इत्मीनान में ले लिया। वी शुड बी वेलकम के अनलाइक पास, जहाँ पे इस तरह के फैसले जो है अच्छे हैं या बुरे हैं, ये नहीं हुए, स्टेटस को वट एवर उसको नहीं बताया जाता था। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो भी आउटकम था वो उन्होंने आके बता दिया। नाउ कमिंग टू द सब्सटेंस पार्ट, बड़ी खबर नहीं आई चाइना से, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी कि फौरी तौर पर कुछ मेजर वहां पे नहीं होने जा रहा, क्योंकि माजी में भी इस किस्म की अटेम्प्ट होती रही हैं, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो या उससे पहले भी, कि ये जो चाइनीज एनर्जी डेट, इसको किसी तरीके से इसकी रीप्रोफाइलिंग करवा ली जाए, बजाय के 10 साल में उसकी अदायगियां हो, उसकी अदायगी 15 या 20 साल में हो। तो टैरिफ में, क्योंकि जो कर्जा लेके प्लांट लगाया जाता है उसकी जो लागत है वो आपकी बिजली के टैरिफ में वो पास ऑन हो जाती है कंज्यूमर को। तो अगर वहां से रीप्रोफाइलिंग होगी, 15 साल या 20 साल का पीरियड चला जाएगा, तो इधर से आपको 3, 4, 4.5 रुपए की यूनिट आपको एक रिलीफ मिल जाएगी। तो वो फौरी नहीं हुआ। दूसरा, उसमें जो एक चीज ग्रेजुअली आगे बढ़ सकती है, वो जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उनको लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट करना, बट दैट अगेन रिक्वायर्स डिटेल्ड वर्किंग। उसमें अनवार साहब ऐसे नहीं है कि ये सुबह, ये कल या एक 6 माह में ये काम हो जाएगा। उसकी लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, उसके
उसकी सबसे बड़ी बात उसके टेक्निकल इश्यूज हैं, उसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अब जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं कोयले के ऊपर, जिसमें 3 चाइना के हैं, 1320 मेगावाट ईच प्लांट की उसकी जो कैपेसिटी है, तो उसको वो सारे लगे हुए इम्पोर्टेड कोल के ऊपर। जो आपका बिटुमेन कोल होता है उसकी हीट रेट ज्यादा होता है, वो कम कोयले से ज्यादा बिजली पैदा करता है। हमारा जो थर कोल है उसका हीट रेट उस लिहाज से ज्यादा नहीं होता है, ये एनर्जी एक्सपर्ट से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपको ज्यादा कोयला चाहिए होता है और उसमें जो नमी का अंसर होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको प्रेफर नहीं करते कोल जनरेशन में उसके लिए। लेकिन उसकी अपनी एक लेदर मशीनरी है, उसकी डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो 600-800 मिलियन डॉलर जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए होगी। हम पहले चाइनीज को उनकी अदायगियां नहीं कर पा रहे जो हमने बिजली खरीदी हुई। 400 अरब रुपए से ज्यादा उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट खड़ा हुआ है। तो चाइनीज ये कह रहे, मेरे उनसे इस हवाले से मुलाकात भी हुई थी उनकी कंपनीज के लोगों से, तो वो ये कह रहे थे कि हमें इसमें प्रिंसिपल तो नहीं इतराज कि अच्छी चीज है, आपकी अगर सेविंग होती है तो हमें क्या नुकसान है उसमें, बट वो ये कह रहे थे कि पैसा कौन लगाएगा, कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट आएगी, इसमें टाइम आ गया, फिर डिटेल फिजिबिलिटी चाहिए होगी, तो दैट और उसके फिर प्रॉस भी है उसके कॉन्स भी है। ओके, मेरे साथ आपने अहम नुकात मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगा हमाद आपसे, ये तो आईपीपीस जो चाइना के यहाँ पर लगे हुए उनसे हवाले से बात हो रही है, आपकी मैं तवज्जुल कराना चाहूँगा। आजकल बड़ी बहस हो रही है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत और जो प्राइवेट अफराद हैं जिनके आईपीपीस हैं, उस हवाले से आपने देखा जमात इस्लामी यहाँ पर मरी रोड पे धरना दिए हुए हैं और हाफिज़ नईम साहब के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं उनकी कमेटी की हुकूमत के साथ, और वो कह रहे हैं कि हम इसमें कमी लाकर ही यहाँ से उठेंगे। तो आप इसके साथ एक सियासत भी जुड़ गई है आके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना वजन उनके पलड़े में डाल दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए अनवार, सियासत और मईशत को अलग अलग नहीं किया जा सकता, और ख़ुसूसन जब आवाम पे किसी मामले का बर्डन आता है, महंगाई आती है और मामलात आते हैं या अमन आमा की सूरत हाल पैदा होती है, तो सियासत को उससे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सियासत होती ही इसी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए है। ये जो IPPs का मसला है, तो ये 1994 में पहले मुआहदे हुए थे और तकरीबन 200 कंपनीज़ हैं। फिर इन कंपनीज़ के जो शराइत हैं, उस शराइत ने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत पर तो आप इल्ज़ाम नहीं धर सकते, वो तो पहले से चले आ रहे थे वो मामलात, और उनके शराइत इतने सख्त हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि अगर 100 मेगावाट का मुआहिदा उनके साथ हुआ है और उन्होंने 1 मेगावाट भी फराहम नहीं किया, तो फिर भी हुकूमत उनको 80 मेगावाट की अदायगी करेगी। यही कैपेसिटी पेमेंट है ना? ये कैपेसिटी पेमेंट है। हाँ। तो जाहिर है कि उसका बर्डन तो अवाम पर आएगा। अब आते हैं जमात इस्लामी की तरफ। देखिए, जमात इस्लामी एक जिम्मेदार जमात है, उसको हम PTI के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, जमात इस्लामी की तारीख ज़ाहिर 70-80 साल की, जो हम मौजूदा पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वो एक ज़िम्मेदार जमात है। उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके ज़िम्मेदारानापन से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। ये जो IPPs का मसला आया, गर्मियों का मौसम है, लोगों पर 30-30, 40-40 हज़ार बिल आ रहे हैं। ज़ाहिर जमात इस्लामी जैसे ज़िम्मेदार जमात ने उसका एहसास भी करना, तो उसके लिए उठना भी था। साबिक केयरटेकर मिनिस्टर गौहर एजाज साहब भी फोर फ्रंट पे हैं। हाँ, फोर फ्रंट पे। अच्छा, जमात इस्लामी यहाँ पर आ गई और धरना दे दिया। न उन्होंने दरख्त जलाए, न उन्होंने गमले गिराए, न उन्होंने इमारतों को आग लगाई, न उन्होंने गालिम गलोच की। ये जो मैं जिम्मेदाराना की बात कर रहा हूँ ना, तो एक जिम्मेदारी का सबूत तो वो दे रहे हैं, धरने पर बैठे हुए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को देखे, हुकूमत भी वो नहीं है कि वज़ीर आज़म जाकर दूसरे कमरे में बैठे कि मैं अपोजिशन से मिलना भी नहीं चाहता। हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी बनाई, फेडरल मिनिस्टर को उस कमेटी का सरबराह बनाया, 2 मिनिस्टर्स उनके साथ है और उनको एंगेज किया है, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत का रवैया भी जिम्मेदाराना है, और जो जमात एहतिजाज नतीजा निकलेगा, सवाल ये नतीजा $1 मिलियन क्वेश्चन। नतीजा तो ये है कि जाहिर है एक प्रेशर तो बिल्ड हो जाएगा, फिलहाल अवामी सतह पर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, और अमूमन ऐसा होता है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, कैसर शेख साहब से भी एक सेकंड में लेता हूँ। ये जब एटमी धमाके हो रहे थे, पाकिस्तान कर रहा था, तो उससे पहले हुकूमत ने झूल दे दी और अवाम सड़कों पर निकल आए और एहतिजाज शुरू हो गया कि इंडिया को जवाब दे दे। जब वो बिल्कुल पीक पर पहुंचा तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि धमाके कर ले, और फिर हुकूमत ने, तो बाज़ औकात ऐसे भी होता है कि एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो फिर उसके बाद बड़ा फैसला आता है, और अगर फैसला आया
तो ज़ाहिर है कि आवाम की चलिए, ये तो आपने एक जो है वो उम्मीद की किरण जो है वो जगाई है। कैसर अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया है, वफाकी वज़ीर बहरी अमूर। सर बहुत शुक्रिया। नवाजिश हमारे साथ शहबाज राना साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं और हमाद हसन साहब हैं। मैं कैसर अहमद शेख साहब, आप तो मईशत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम फिच की क्रेडिट रेटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर हुई है। दोनों जो मौशी तजियाकार हैं और एनालिस्ट हैं, उनकी राय ये है कि इससे सिमत का तयन है, लेकिन अभी जो है वो इससे जो है आगे भी हमें बढ़ना होगा, जहां पर फिर हमारी क्रेडिट रेटिंग ऐसी हो कि हमें आसानी से कर्जा मिल जाए। साथ में उन्होंने कहा है IPP जो चाइना का विजिट है उसमें प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होगा। दरामदी कर हम लोकल कोल पे आते हैं फिर तो काफ़ी जौहरी तब्दीली आ सकती है बिजली के निर्खों में। लेकिन ये जो सर IPPs जो अब गौर एजाज साहब हो या जमात इस्लामी हो या दीगर जमातें कह रही हूँ, उमर अयूब साहब की भी उस दिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ये दर्द सर बना हुआ है हुकूमत के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, कैसे इसका बेहतर हल निकाला जाए जो कि विन विन सिचुएशन हो पाकिस्तानी आवाम के लिए, बिल देने वालों के लिए भी, और जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया IPPs में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवारुल हसन, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं वो आम आदमी के बर्दाश्त से बाहर है। और जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो हमें पता लगता है, लेकिन अब उनका सिर्फ बिजली के बिल भरे और अपने बच्चों की फ़ीसें भरे, तो उसके बाद खाने पीने के लिए तो उनके पास कोई रहता नहीं है। बहुत तकलीफ़ में है लोग, जो आम आदमी। और आपको पता है 38% पाकिस्तान के अवाम, जो तकरीबन 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोग हैं, वो गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो नाकाबिल बर्दाश्त है। उसमें हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि क्या इतना जो ज़्यादा बढ़ गया है वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। और वो एहतजाज में देखिए ना, कोई हकीकत है कि लोगों को तकलीफ़ है, इसका हमें हल निकालना होगा। लेकिन वो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा ना कि इसका ये हल तो नहीं, सॉवरेन गारंटी दी हुई हैं, अगर आप कैपेसिटी चार्जेस नहीं पे करते तो कि ये आपने रिकोडेक का देख लिया कि वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगी कंपनियाँ, और हमारे ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़े बड़े जुर्माने हो गए। तो ये तो जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स है, जमात इस्लामी कह रही है, और एप्टमा के लीडर भी कह रहे हैं। लेकिन एप्टमा आप देखिए ना कि वही जो मैं अक्सर आपको कहता रहा हूँ कि $3 अरब का जो टर्फ पे कर्जा लिया गया, उस वक्त तो एप्टमा ने ये कहा कि हम एक्सपोर्ट हमें ये कर्जे दें और हम एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे। ये उनके बयानात हैं, आप उनको सुन सकते हैं। तो वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट तो कम हो गई एप्टमा की। अब वो नई उनको बिल्कुल उनको मुराद मिलने, हर इंडस्ट्री को मुराद मिलनी चाहिए और हर कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि वो देखें कि हल उसका क्या है, बैठ के ना कोई हल हमें बता देना, नेगोशिएट होना चाहिए। वो मुख्तलिफ हुकूमतें यहाँ रही हैं, को आज से तो ये लगा नहीं हुआ, जिसको तो बहुत अरसा हो गया ये IPPs को, और बिल्कुल नुकसानात में हैं। बिल बिजली के देते नहीं हैं। सिर्फ 3 जो IPPs हैं उसमें लाहौर या फैसलाबाद और इस किस्म के तो जो सिर्फ फ़ायदे में है, बाकी सारी IPPs नुकसान कर रही हैं। तो बिल लोग पेमेंट ही नहीं कर रहे बिजली के जो यूज़ होता है। और फिर हमारे यहाँ बिजली की कैपेसिटी ज़्यादा है और ट्रांसमिशन जो है वो कम है, और हम दे भी नहीं पा रहे कि पूरा हर जगह। कैसर अहमद शेख साहब, सर आपसे एक सवाल करता चलो। बहुत अरसे से हर हुकूमत, कैसर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हुकूमतें आई, PTI ने कोशिश की, हमारी हुकूमत जो 16 जी। कैसर साहब मैं चुके उनको भी वेलकम कर दूं। हैदर जमान कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। कैसर साहब ये सवाल आपसे सर मैं कर रहा था कि ये बात आ रही है कि जो हुकूमत के पास है, जो डाटा दिया है गौर एजाज साहब दे रहे हैं कि 58 के करीब जो है हुकूमत के पास हैं, 22 करीब जो हैं वो प्राइवेट लोग उसको ओन करते हैं IPPs। उस हवाले से पाकिस्तान कुछ कर सकता है? चाइना से तो चिट्ठी डाल दी, वो तो अब प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर कोई नजरसानी हो सकती है मुआहदात की? सवाल ये है सर। मैं समझता हूँ कि अनवारुल हसन, मैं समझता हूँ, देखो ना, पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है वो पाकिस्तान के बहुत सुपर रिच लोग हैं, जो बिल्कुल रईस लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, और उन्होंने काफ़ी इसमें अर्निंग की हैं। तो पहले भी नेगोशिएट हुआ था, आपको याद होगा, क्योंकि डॉलर पे पेमेंट हो रही है उनको। डॉलर जिस वक्त ये समझौते हुए थे उस वक्त 104-105 रुपये डॉलर था, आज 278-80 रुपये डॉलर है। तो उन्होंने बहुत बेनिफिट लिया कि डॉलर पे पेमेंट हो रही है।
तो देखिए उनको चाहिए ना कि मुल्क देखते हुए, लोगों की जो तकालीफ हैं उसको देखते हुए, जब तक हमारा अमीर आदमी जो जो जिसने बहुत पैसा कमाया है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में ये कमाई कोई कम नहीं हुई है, और ख़ासकर ये पिछले 3-4 साल में ठीक है। कोविड के अरसे में तो आप कह रहे हैं वो खुद से ले windfall इनिशिएटिव। profit भी हुए हैं। तो उनको बैठ के मुल्क के जो लोगों की तकालीफ हैं वो बैठ कर, हमारा अपने लोग हैं ना, उनको कंसीडर करना चाहिए। ये सोशल वेलफेयर का काम है, बैठे उनको अपने जो चार्जेस हैं बिल्कुल उनकी सॉवरेन गारंटीज हैं, लेकिन अपने तौर पे वॉलंटियरली वो देखें कि क्या कंसेशन दी जा सकती है, तभी कोई पास ऑन किया जा सकता है। क्योंकि हुकूमत के पास तो खसारा इतना ज़्यादा है, सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया है, IMF की कंडीशनैलिटी। ठीक है सर, नुक्ता आगे मैं दोबारा लौट के आता हूँ। अपना जो बजट का खसारा है वो एक हद तक रख कैसा साहब, सकते मैं हो आपको ना, सर लौट वो के हमें- लौट के आता हूँ। हमें हैदर साहब, यही है आप कि हैं हमारे हमारा साथ? हैदर जमान पेमेंट साहब, इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 7,230। सर आपका नुक्ता आ गया था, मैं दोबारा लौट के आता हूँ। कैसर साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? राब्ता मुनक़ते शायद हो गया, दोबारा उनके पास लौट के आते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ, मैं शहबाज साहब ने फिर जाना है, उनसे मैं नुक्ता नजर ले लूँ। शहबाज राना साहब, IPPs जो लोकल हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है? जमात इस्लामी का ज़ाहिर बात एक स्टैंड पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि जी इनके टैक्सेस में कमी लाई जाए, रीनेगोशिएट किए जाएं। हमारे पास कितने अख्तियार, आपने सुना है कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि उसमें भी सॉवरेन गारंटीज हैं और जो है उसका कंपोनेंट है, और एकतरफा यूनिलैटरली हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, वरना रेकोडेक वाला मामला हमारे साथ हो जाएगा। शहबाज राना साहब जी, अनवर हसन साहब, देखिए ये जो IPPs हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अपने सरमाएदारों की हैं या चाइना की हैं, ये बड़ा केयरफुली ये मामला देखने की जरूरत है। और यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल स्टंट करने की या पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए कोई रैशनल स्टेप नहीं लेना चाहिए। इवन कि ये जो बात भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाए, जी। रेकोडेक की एग्जांपल आपके सामने है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, $6 अरब का जुर्माना करवा के घर आ गए और बाद में मिन्नतें करके और $1 अरब दे के जान छोड़ाई हमने। फिर आपके पास के रेटरी पावर प्लांट का केस है, टर्किश कंपनी के साथ था वो हमारा मसला, उसके अंदर भी आपके ऊपर फाइन लग गया। वो खैर कुछ हमारी एजेंसीज और गवर्नमेंट की उस वक्त एफर्ट्स की वजह से इनको कुछ ऐसी चीजें मिल गई जिसकी वजह से हमारी बचत हो गई, वरना वो जो केस था वो कारके के अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए फाइन पाकिस्तान के ऊपर लगा था। तो ये जो दोनों मैंने एग्जांपल्स कोट की है, जो सॉवरेन एग्रीमेंट्स होते हैं वो डंडे के साथ आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ये आप गलत अगर मुआहदे हुए हैं, जो कि बिल्कुल हुए हैं, तो जिन्होंने गलत मुआहदे किए हैं सबसे पहले उनको पकड़े। वो जो ब्यूरोक्रेट थे वो आज भी इस पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं। तो पहले एक तो अकाउंटेबिलिटी उनकी करिए। दूसरी बात आप आ जाती स्पेस कितनी है, जो असल बात है, जो आवाम का कंसर्न है जी कि जिस तरह उनको उम्मीद दिलाई जा रही है कि ये मुआहदे ओपन हो जाएंगे और बड़ा कुछ ठीक हो जाएगा। स्पेस सिर्फ एक जगह पे अनवर हसन साहब, वो है हुकूमती जो पावर प्लांट है। ओके, चाहे वो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, चाहे 4 LNG के पावर प्लांट्स हैं जिसमें 2 वफाकी हुकूमत की मलकियत के हैं, 2 पंजाब हुकूमत की मलकियत के हैं, फिर कुछ हमारे हाइड्रो प्लांट्स हैं। ये टोटल जो प्लांट्स हैं, इनको जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो गवर्नमेंट की, वो पूरी कैपेसिटी का 52% है, मोर देन हाफ है। और जो कैपेसिटी पेमेंट्स भी जा रही हैं वो हुकूमत को चीन से भी ज्यादा जा रही है। ये वो जगह है जहां पे हुकूमत कुछ रिलीफ दे सकती है, क्योंकि ये घर की बात है। इवन कि अब हमारे जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं, जो पाकिस्तान के अपने सरमायाकार हैं, उनके लगाए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे एग्रीमेंट्स री ओपन हो चुके हैं। 2002 की पॉलिसी वाले, 1999 की पॉलिसी वाले, वो पहले ही रीनेगोशिएटेड हो चुके हैं। फरूख सिंह साहब को याद होगा PTI के जमाने में, और उसमें जितनी भी थोड़ी बहुत को रिलीफ थी, बाकी तो हम ले चुके हैं। ठीक। अब जो असल जो मसला है वो 2015 की पॉलिसी का है, और 2015 की पॉलिसी में 2 ही स्टेक होल्डर्स है, एक हुकूमत पाकिस्तान है और एक चाइना है। चाइना ये प्लांट्स कभी भी उसके जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स ओपन इसलिए नहीं करेगा कि अमेरिका तैयार बैठा हुआ है कि जैसे आप चाइनीज एग्रीमेंट्स को खोलेंगे, चाइना वहां से कोई कंसेशन देगा तो कहेंगे देखा हमने आपको 5 साल पहले बता दिया, 10 साल पहले कि सीपैक एक डेट ट्रैप है। अब ये मान लिया उन्होंने खुद एग्रीमेंट रीनेगोशिएट करके। ओके, आई डू नॉट सी एनी डायरेक्ट ओपनिंग ऑफ द पावर परचेज एग्रीमेंट। हाँ, जहां तक बात है जमात इस्लामी के धरने की, जी, वो ये बड़ी एक खुशी की बात है कि कुछ जेन्युइनली कोई लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर कोई हुकूमत सड़कों पे आई, और हुकूमत कह रहे हो कोई सियासी जमात सड़कों पे आई है। ये बहुत रेयर होता है, कोई अपने इक़्तिदार बचाने के लिए, कोई किसी और काम करने के लिए सड़कों पे आता है, लेकिन अवाम के इंटरेस्ट के लिए ठीक, कम लोग सड़कों पे आए। मेरे इसमें सिर्फ एक, मैं इसका मेरा लास्ट कमेंट होगा जी। वो ये कि मुझे हुकूमत की अभी इसमें संजीदगी नजर नहीं आ रही उनके साथ नेगोशिएट करने की। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो कंसर्न, ये उनके जो मुतालबात हैं जमात इस्लामी के, वो इकोनॉमिक नेचर के हैं, एनर्जी से रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड है।
उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं अमीर मुकाम साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब या हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं। फेडरल मिनिस्टर ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन हुकूमत की होगी कैबिनेट की, बट वो रेलिवेंट लोग नहीं है। रेलिवेंट लोग कौन है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ होना चाहिए, एनर्जी मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, या उस तरह के लोगों को। ये जो टीम उनके साथ नेगोशिएट कर रही है, लगता है कि हुकूमत उनको एंगेज तो कर रही है, शायद कुछ देने के मूड में नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। शहबाज आपका बहुत शुक्रिया। छोटे सा वक्त शामिल करते हैं, वक्त तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब का भी कमेंट लूंगा आईपीपीस के हवाले से। शहबाज राना ने कुछ हाईलाइट किया, कैसर शेख साहब की भी गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे और हमाद हसन से भी ज़रा मुल्की सियासत की भी बात करेंगे, जो इस वक्त एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात के हवाले से कुछ बदला सा है। इस सब कुछ एक वक्फे के बाद, वक्फा ले लीजिए। खानदानी मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी की आर्जी और मुस्तकिल तरीकाजात न सिर्फ माँ बच्चे की सेहत के ज़ामिन हैं, बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार के बारे में जानने के लिए करीबी फैमिली हेल्थ सेंटर या हेल्थ क्लिनिक तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। मॉनसून की आमद है। शहरियों से इल्तमास है कि बरसात का पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है। अपने घर में मौजूद पुराने टायर्स, गमलों या फुआरे वगैरह में पानी जमा ना होने दें। बारिशों के मौसम में गैस्ट्रो जैसी वबा के तदारुक के लिए पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और गैर मेयारी खुराक से इज्तनाब करें। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए मच्छर मार स्प्रे लाजमी करवाएं या मुतल्लिका महकमे को दरखास्त करें। एहतियात पछतावे से बेहतर है। मोहतात रहें, महफूज रहें। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात कौमी उमूर पर हो या बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर, मौजू सहाफत हो या सियाहत, इंतखाबात की गहमा गहमियों से पार्लिमानी ईवानों तक, दहशतगर्दी के वाक़यात से सियासी बहरानों तक, गहरे पानियों से संगलाख चट्टानों तक, जारी है खबर की तलाश और सच के इजहार का सफर। आइए आप भी बनिए हमारे हमसफर। वेलकम बैक व्यूअर्स। हैदर जमान कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पहले राब्ता मुनक़ता हो गया था। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं सर, ज़रा प्लीज़ इसके बाद हैदर साहब का एक कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपसे तफसीलन डॉक्टर फरूख साहब आईपीपीस का जवाब लूंगा। हैदर जमान कुरैशी साहब सर बताइएगा, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से बात करें, आईपीपीस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र भी सामने आया। हमने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब की स्टेटमेंट भी सुनी, उन्होंने भी आईपीपीस के हवाले से राय दी है कि जो हुकूमत की कंट्रोल में है इस हवाले से, या जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या राय रखती है। जैसे मैं जमात इस्लामी का जिक्र किया या दीगर जो हम देख रहे हैं, एप्टमा का जिक्र कैसर अहमद शेख साहब ने किया कि वो इस हवाले से बात करें। अब ये मामला बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है, तो आपकी क्या राय है आईपीपीस के हवाले से, कैसे डील किया जाए इसको? हैदर जमान साहब, हैदर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाता है, पहले भी हुआ था लेकिन मुनक़ता हो गया था। डॉक्टर फरूख साहब प्लीज। जी हैदर साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? हैदर जमान साहब आप कैन यू हियर अस? जी बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूं। सर प्लीज, मेरी आवाज आ रही है? हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं सर, प्लीज गो अहेड। जी आपको आवाज आ रही है? जी मेरी? लाउड एंड क्लियर। ओके ग्रेट, फाइनली, थैंक यू सर जी सर बात कीजिएगा। हैदर साहब मैंने सवाल कर दिया था सर, जवाब दीजिएगा काइंडली। नहीं मुझे सवाल आपका नहीं, मैं सर आईपीपीस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो उनकी कैपेसिटी पेमेंट है, इस हवाले से सर काफी
सियासी और सहाफती हलकों में मामला ज़ेर बहस है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, कैसे डील किया जाए IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट है उस हवाले से? जी अनवार साहब, बड़ा अच्छा आपने डिबेट हो रही थी और मैं सुन रहा था कि असर शेख साहब की बात भी और शहबाज राना साहब का भी मैं कुछ हिस्सा सुन पाया। देखिए, इसके 3 हिस्से हैं और मोहम्मद अली रिपोर्ट उसका आपने भी तज्जिया किया होगा जो 2020 में आई एनर्जी सेक्टर IPPs के ऊपर, और इसमें कुछ एक प्रेसिडेंट है पिछले हुकूमत में एक कोशिश हुई थी कुछ IPPs के साथ कुछ टैरिफ की और नेगोशिएशन हुई थी और रीएडजस्टमेंट हुई थी और रेट ऑफ रिटर्न्स पे बात हुई थी। देखिए, सॉवरेन गारंटी जहाँ तक है या रिको डेट की मिसाल दी जाती है, देखिए सॉवरेन गारंटी तो अगर आप ऑनर नहीं करेंगे फिर तो आप श्रीलंका बन जाएंगे, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। लेकिन 52% गवर्नमेंट ओन्ड IPPs हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे ऑब्सोलीट पावर प्लांट्स हैं जिनके पिछले साल एग्रीमेंट्स खत्म हो गए, जिसके इस साल या अगले साल खत्म हो रहे हैं, और वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हैं, वो उनकी एफिशिएंसी लेवल वो नहीं है जो 2016 की 17 की पॉलिसी में लगे, तो CPEC में लगे, और कुछ प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं तो वो 16-17% हैं। लेकिन बुनियादी जो बात है मैं समझता हूँ वो ये है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इसका एक होलिस्टिक अप्रोच लेके इस मामले की फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और जब ऑडिट की बात आप करते हैं, इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर आपने शुगर कमीशन देखा, आपने बहुत सारे कमीशन देखिए, तो ये ऑडिट तो जरूर होना चाहिए। इससे क्यों IPPs शाये वे कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के भी हल्के हैं वो इस बात पे रिसेप्टिव हैं कि अगर कहीं ओवर पेमेंट हो रही है, कहीं आखिर में पाकिस्तान की अवाम और गवर्नमेंट के टैक्स पेयर के पैसे हैं और गवर्नमेंट इसमें सबसे ज्यादा सर्कुलर डेट का शिकार है। सर्कुलर डेट को पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, उस पर इंटरेस्ट देती है, फाइनेंशियल कॉस्ट आती है और फिर वही पास ऑन हो जाती है। तो ये इस वक्त इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, घरेलू सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। और यकीनन 24, 22, 23 रुपए के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसके अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इनकम टैक्स है, GST है। अब आप देखिए ना, आपने इनकम टैक्स लगाया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो किराए के मकान में हैं, मीटर उनके नाम पे नहीं है, तो ये एक इसके एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म में इसको देखना तो जरूरी है। और इसकी वजह से आम आदमी और मईशत का पहिया, जहां हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत से जोड़ के बैठी है कि कैसे अवाम की जो मिजरी है उसको कम किया जाए। आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से पैसे काट के तो 3 महीने के लिए रिलीफ दे रहे हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन को। तो ये इसके जो 3-4 पहलू हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, डिस्कोज की मैनेजमेंट है और IPPs की पेमेंट है, और इसको आगे 3-4 साल बाद आप उसको डेफर करके लोड अप कर दें। हम डिफॉल्ट की बात नहीं करते कि हमारे ये 2-3 साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल हैं, कैश फ्लोज, डॉलर रिजर्व्स बिल्डअप हो जाएं। आखिर आपने पहले भी किए और आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें, कुछ पावर प्लांट्स को कोल पे ले जाएं, जो इनएफिशिएंट है उनको बंद कर दें, टेक और पे पे ले जाएं, व्हीलिंग रेगुलेशंस को बेहतर कर दें, ताकि इनको ओपन कर दें IPPs को कि आप सरकार के अलावा किसी और को बेचना चाहते हैं तो आप बेचें, हम आपकी बिजली बनाने की सलाहियत। तो हमें आई थिंक इसको एक ओपन एंडेड अप्रोच से देखना पड़ेगा, जज्बात को बाहर निकाल कर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। एंड यस, पाकिस्तान हैज टू ऑनर इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, क्योंकि अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो फिर इस मुल्क में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आर्गुमेंट अनवार साहब ये डिफेक्टिव है कि आपने बहुत पैसा बना लिया। भाई, पैसा बनाने के लिए तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि आप क्यों पैसा बना रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन होगी तो टैक्स भी इकट्ठा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही नॉट एक्सेप्टेबल है। और यस, जो कुछ लोग आज, मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा, साबिक वज़रा हैं, वो आज बहुत नजर आ रहे हैं। तो 9 महीने उनको ये नहीं मालूम था, या हमारे कुछ एप्टमा के दोस्त हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पे कोई बात नहीं कर रहा। जब तक एप्टमा को 9 सेंट्स पे टैरिफ मिलता रहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक सब्सिडाइज टैरिफ मिलता रहा, उस वक्त तो किसी ने कैपेसिटी पेमेंट की बात नहीं की। उस वक्त तो ये 24 रुपए यूनिट पाकिस्तान की आवाम तो याद नहीं आई। जब IMF के मजबूरी में आके गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज विड्रॉ की हैं, नए सेक्टर्स को टैक्स कर रहे हैं, रिटेलर्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर आ रहा है, आप देख रहे हैं इवन सैलरी जो
पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी ना किसी तरह ये 75 अरब ना लगता तो वो बेहतर होता सैलरीड क्लास पे। तो अगर ये सब लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को टैक्स लग रहा है, तो पहले आप क्यों नहीं बात कर रहे थे? Point पहले taken, भी तो sir. यही इंडस्ट्री थी। आपको जब तक 9 सेंट्स टैरिफ मिलता रहा, आपने मजे किए, आपने कंपेटिटिव होने की कोशिश नहीं की, आपने एफिशिएंट होने की कोशिश नहीं की, तो आपको सब्सिडाइज्ड कॉटन मिलती रही, आपने कॉटन में इन्वेस्ट नहीं किया, तो उस वक्त तक तो सब कुछ ठीक था। अब यकदम जो है, ठीक है, इसकी अप्रोच इसको देखना चाहिए, इस बात तक हम यहाँ साथ हैं। हैदर साहब नुकता आ गया सर, मैं आपकी सर आपका बड़ा अहम हो रही है। जी सर, आपने अहम नुकता है। मैं डॉक्टर फरूख साहब, सर आप वे फॉरवर्ड सजेस्ट किएगा IPP, चूंकि शहबाज राना साहब ने कहा कि PTI के दौर में जो हुए, तो ज़ाहिर बात है यू माइट बी प्रीवी टू दैट थिंग, क्या दोबारा इसको रिपीट किया जा सकता है जो रीनिगोशिएट हुए थे और एक कैप कर दिया था डॉलर रेट पे? डॉक्टर साहब देखिए, कि जो मुआहदा किया रियासत पाकिस्तान किया, उसकी खिलाफ वर्जी रियासत पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। उसका माशी नुकसान भी है, रेकोडेक्स का बार बार नाम लिया गया, और वैसे भी बैरूनी सरमायाकार जो हैं, अंदरूनी सरमायाकार जो हैं, वो भाग जाएंगे अगर रियासत पाकिस्तान अपनी गारंटी के ऊपर अमल दरामद नहीं करे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, 2-3 अनवार साहब तगमे बनते हैं, तमगे बनते हैं 2-3 पावर प्लांट को पाकिस्तान। एक तो राउश पावर कहलाता है, उसको तमगा मिलना चाहिए कि वो दुनिया की महंगी तरीन बिजली सप्लाई करता है, 745 रुपए का एक यूनिट। ये दाऊद ग्रुप वालों का पावर प्लांट है। अब आप अंदाजा कीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान 745 रुपए का एक यूनिट खरीदती है और आपको 60 रुपए का बेचती है, तो ये एक तमगा जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का भी बनता है। अब एक और तमगा बनता है हब्को का और हबीबुल्लाह का। आप अंदाजा कीजिए कि वो पावर प्लांट पूरे माली साल में जीरो, उन्होंने सिफर बिजली पैदा की है और कैपेसिटी पेमेंट उन्होंने हासिल की है 24 अरब रुपए। ये भी बहुत बड़ा मार्का मारा। फिर पाकिस्तान का जो शायद सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है निशाद ग्रुप, उनके पास कोई आधा दर्जन पावर प्लांट्स हैं, वो 20-25% की कैपेसिटी प्लांट सेक्टर से ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन कोई 20 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट उन्होंने भी वसूल की है। अब मामला यह है कि बीमारी की तशखीस करना और दुरुस्त तशखीस करना बड़ा जरूरी है। कैपेसिटी पेमेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू नहीं है, और उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि 45% कैपेसिटी पेमेंट जो है वो हुकूमत के अपने प्लांट को जा रही, 40% जो कैपेसिटी पेमेंट है वो सीपेक के प्लांट को जा रही। अब क्या चाइना से झगड़ा करना है हमने, या हुकूमत अपने आप से खुद से झगड़ा करना चाहती है? 15% ऐसी कैपेसिटी पेमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर को जाती है। तो एक तो ये बात भूल जाएं कि हुकूमत पाकिस्तान को IPPs जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसमें किसी किस्म की रद्दोबदल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये $6 बिलियन का टीका पहले लग चुका है हमें, और अब हमें उससे कुछ सीख लेना चाहिए। जो असल इशू है वो चोरी का है। अब आप सोचिए कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में 45% चोरी है। कोई भी दुकान अगर वो 100 रुपए का सामान रखे बैठी है और उसमें से 45 रुपए चोरी हो जाए तो वो दुकान बंद हो जाती है। अगर में कोई 35% चोरी हो रही, हुकूमत ने अगर कुछ करना है तो इस चोरी को रोके। वसूली जो है, 100 रुपए का बिल जाता है तो 90 रुपए की वसूली होती है, 10% का लॉस वहां हो जाता है। अब आप एक दुकान को सोचिए 45% चोरी है, 10% वसूली नहीं हो रही, तो वो दुकान कैसे चलेगी? ठीक है सर, यू हिट द नेल ऑन द हेड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अहम नुकात उठाया और इसके पूरा पर्सपेक्टिव दिया। मैं हमाद आपके पास आऊँगा। हमने ब्रेक पर जाने से कल कहा था कि ये तो मुल्क की मईशत चल रही है और आपने कहा था कि मुल्क की मईशत से मुल्क की सियासत भी जुड़ी हुई है। आपने खबर एक ब्रेक की थी, इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई मामलात में कोई बदलाव, क्योंकि ये भी कैसर अहमद शेख साहब और हैदर जमान कुरैशी साहब, क्योंकि इस वक्त ये हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके लिए भी पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा। वो किस नहज पे हैं, क्योंकि लहजों में भी तब्दीली आई है और अब न्यूट्रल की भी इस्तिलाह पहले कहा गया था और आज का ताज़ा बयान है बानी चेयरमैन PTI का, गैर सियासी रोल।
तो क्या वो किस नहज पे हैं मामला, क्योंकि वो भी हमारी मुल्क की सियासत और मईशत से बहुत जुड़े हुए हैं। देखिए अनवार, जिस खबर को मैंने 23 और 24 जुलाई के दरमियानी रात को ब्रेक किया था, दरमियानी रात को, और फिर उस पर मीडिया में काफ़ी बहस भी होती रही गुज़श्ता 4-5 दिनों में, उस खबर के बाद इस खबर को भी मैंने ब्रेक किया था कि नो चांस ऑफ डील, नो चांस। और जो खबर ब्रेक की थी वो क्या थी? वो ये थी कि डील के कुछ मामलात चल रहे हैं। अच्छा। तो ये कोई अनहोनी नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। यानी जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त था, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, इमरान खान जैसे सियासी किरदार की हुकूमत जो सरेआम कह रहा था ऐसी उतरवा दूंगा, मोंचे काट दूंगा, उनका जो ले जाता, तो उस वक़्त यानी उन मुश्किल तरीन हालात में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल खोला था। और यानी ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई रिलीफ दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बातचीत। तो असद कैसर तो दावा करेंगे दिसंबर में उनकी हुकूमत आ जाएगी, आपके शहर के भी हैं। तो असद कैसर और उनके जो दूसरे रहनुमाई पीटीआई के, वो तो कब से ही दावे कर रहे हैं, बल्कि वो तो इससे भी बढ़कर आगे दावे कर रहे हैं। वो तो जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी वो दावा कर रहे थे कि हम हुकूमत बना रहे हैं, हम पंजाब में भी बना रहे हैं, हम मरकज़ में भी, तो बन गई। वो तो उनके दावे तो छोड़े, देखे जो सामने के हकाइक हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए। इस वक्त मैं आज भी कहीं पे कह रहा था कि 90% फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मईशत पर है, और हम इस वक्त एक मुआशी पुलिसरात से गुजर रहे हैं। तो इस वक्त ये बात अहम नहीं है कि पीटीआई के साथ क्या मामलात हैं, दूसरे सियासी जमात। इस वक्त सारा फोकस, हाँ वो हुकूमत है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो दूसरे ज़िम्मेदार इदारे हैं, या वो जो हमारे इंटरनेशनली जो चाइना, सऊदी अरब, अबू धाबी या दूसरे मालियाती इदारे हैं, सबका मुश्तरका तौर पर फोकस जो है वो मईशत पर है। अच्छा। अलबत्ता ये मामलात आते हैं तो आते भी है, जाते भी है, और किस लिए उनके और साथ आपकी खबर के मुताबिक चले गए हैं वो, चले भी गए। मैंने भी खबर कैसर में शेख सर, चूंकि आपको बहुत से महाजों पर जो है चैलेंजेस का सामना है, एक सियासी महाज भी जो मैंने हमाद हसन साहब से सवाल रखा था, और दूसरा मुआशी महाज आपने काफ़ी तहम्मुल के साथ डॉक्टर फ़रूख सलीम, शहबाज राना और हैदर ज़मान कुरैशी की गुफ्तगू सुनी। अब आप बताएं, बॉल तो हुकूमत के कोर्ट पे है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें ना, हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना होता है, हुकूमत के यहाँ बाल है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुल्क की बेहतरी सामने नज़र आ रही है। आप देखिए कि मई में पिछले साल 38% इन्फ्लेशन था, जो इससे जुलाई में 11% हो गया है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है 1 साल से पूरा स्टेबल है। यानी लोग अभी जो, और आज ही आपने देखा कि जो पॉलिसी रेट है उसमें भी और 1% कमी आई है। यानी पिछले 2 महीने में 2 बार कमी हुई, पहले 1.5% और अभी 1%। 2.5% का मतलब है, अगर 22% में से 2.5% का मतलब है कि 12% उसका 8वां हिस्सा 2 महीने में कमी हो गई है। जो असल प्रॉब्लम है ना, वो 2 है इस वक्त। एक तो बिजली के रेट है, और एक जो इंटरेस्ट रेट है, जो मार्कअप रेट है। ये 2 इंडस्ट्री के लिए या इकानमी के लिए प्रॉब्लम है। हमारा आपने सुना वज़ीर ख़जाना से कि करंट अकाउंट बहुत बेहतर हो गया है। 2 साल पहले ना अनवार, इंपोर्ट 80 अरब डॉलर थी और एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर थी। एक्सपोर्ट तो वही रही है 30 अरब डॉलर, पिछले साल 27 अरब डॉलर थी, अब बढ़ गई 30 अरब हो गई, लेकिन 2 साल पुरानी। लेकिन इंपोर्ट उस वक्त 80 अरब डॉलर हो रही थी। तो ये फैक्ट देखना पड़ेगा कि आज 56-57 अरब डॉलर है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल कम होने के बावजूद एक्सपोर्ट वही है। एक बहुत बड़ा डेफिसिट था, 50 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट था, वो आज 26-27 अरब डॉलर रह गया, आधा हो गया है जी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन हमारी मार्केट हो गई है स्टॉक एक्सचेंज में। तो नज़र आ रहा है चीज़ें, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकल गया है। आज फिंच ने जो क्रेडिट रेटिंग दी है वो पहले से बेहतर की है। तो इसी तरह बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे यहाँ। मैं खुद आपको अपने मैरीटाइम अफेयर्स में बताऊं कि 3-4 दिन पहले ही हमने एक MOU कैबिनेट से पास करवाया है, जिसमें जो डेनमार्क है उसकी कंपनी मार्क्स लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी, वो पाकिस्तान में
सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। ठीक। और उसका MOU हमने पास किया है और इंशाल्लाह जल्दी वो इन्वेस्टमेंट हम अक्टूबर में तवक्को कर रहे हैं कि तो पहले तो इन्वेस्टमेंट देखिए ना, दुबई या सऊदी अरेबिया इन मुल्कों से आ रही थी ना, कि यूरोप के मेन कंट्रीज भी पाकिस्तान को देख रहे हैं। सही। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप एक साल से जब डॉलर स्टेबल है और 20% आपको बैंक में डिपॉजिट कराने से प्रॉफिट मिलता है, तो इससे यानी 20% डॉलर टर्म में प्रॉफिट मिल रहा है। ये दुनिया में किसी जगह नहीं है। 2-3% कोई अगर कहीं रखाएगा दुनिया में किसी जगह भी इन्वेस्ट करेगा तो उसको 2-3% डॉलर टर्म में मिलेगा। अभी 20% एक साल से लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो लेकिन क्योंकि आमदनी आम छोटा तबका है, कम आमदनी वाला, उनकी आमदनी कम है और उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, तकालीफ हैं। लेकिन मैं ये बताऊं ना कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक साल के अंदर अंदर हम तमाम मामलात में बेहतरी लाएंगे। महंगाई भी यहाँ कम होगी और इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आप देख रहे हैं कि हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ठीक है, कैसा साहब आपने नुकता आपका आ गया। मैं चलते चलते हैदर जमान साहब, चूंकि सर आपने कहा कि एक साल में बेहतरी की, हैदर जमान कुरैशी सर लास्ट वर्ड बहस को समेटिएगा। आप भी समझते हैं कि एक साल में बेहतरी के जो है वो इम्कानात बढ़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बढ़े हैं ना। आप इसका मवाजना करें ना कि PDM-1 की हुकूमत को कितनी पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। क्या जून 2023 में जो हालात थे महंगाई के, जिसना कैसर साहब ने बताया, जो करंट अकाउंट आपका डेफिसिट था, जो इन्फ्लेशन थी, जो डॉलर 330-35 रुपए ओपन मार्केट में चला गया था, पेट्रोल 325-30 रुपए का था, तो ये कौम बातें बहुत जल्दी भूल जाती है। वहां से जर्नी बैक शुरू हुई है और वो एक मुश्किल फैसले किए जो 1-1.5 साल PDM की हुकूमत थी। उन्होंने पाकिस्तान की खोई हुई साख मल्टीलैटरल इदारों में बहाल की, डिप्लोमेसी हुई, बिलावल साहब की मेहनत, शहबाज शरीफ की मेहनत, पूरी PDM कोalition पार्टनर्स PDM-2 की तरफ लोगों की नजरें है ना। और नहीं ये जर्नी वहां से शुरू हुई है। और उसके बाद केयर टेकर्स ने इसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो थे, जो कमिटमेंट्स थी, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, SIFC का बनना। और उसके बाद देखिए ना, चीजें बेहतर हो रही हैं तो इशारिये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। अब वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, वो चाहते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन से जो ग्रोथ का अमल है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह आएगा, और इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बढ़ रही है, IT एग्रीकल्चर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीजें बेहतर होंगी। लेकिन आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मईशत है तो मुल्क है तो सियासत है। हम समझते हैं कि आज हर किस्म की कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को डायलॉग के जरिए, और डायलॉग आखिरकार PTI को पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से थ्रू द पार्लियामेंट करना होगा। जितनी मर्जी कोशिश राइट लेफ्ट कर लें, कोई जवाब नहीं आना। बड़ी सिमत क्लियर है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है और इस मुश्किल चौराहे से निकल जाएं। सियासत के लिए बहुत सारा वक्त पड़ा है और दिहाइयां पड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब। सर आपका थैंक यू सो वेरी मच। कैसर अहमद शेख, ज़ाती तौर पे ममनून हूं कि आप तशरीफ लाए कराची स्टूडियोज़। हमाद आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम और शहबाज राना ने व्यूअर्स गुफ्तगू की। फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।